जब भारत में अंग्रेजों का शासन था तो हमने अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी। ये लड़ाई सिर्फ अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक और बड़ा उद्देश्य था, और ये उद्देश्य था कि हम अंग्रेजों को भारत से हटाकर अपना खुद का संविधान निर्माण करना चाहते थे। ये संविधान हम इसलिए निर्माण करना चाहते थे क्योंकि हम अपने भारत देश को अपने हिसाब से चलाना चाहते थे। इसी क्रम में 1946 में हमने अपना संविधान निर्माण करना चालू किया, जिसे बनने में कुल 2 साल 11 माह 18 दिन लगे। और जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ तो यह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान साबित हुआ। हमारे संविधान में बहुत सारी विशेषताएं हैं और ये भारत की मूल भावना का पूरी तरीके से सम्मान भी करता है। अगर हम बात करें संविधान निर्माण के स्रोतों की, तो इसमें नेहरू रिपोर्ट 1928 और इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 एक मुख्य स्रोत है। इसके साथ साथ जब हमारा संविधान निर्माण चालू हुआ तो हमारे संविधान निर्माताओं ने वह स्रोत जो अन्य देशों के हैं और जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में बड़ी अच्छी तरीके से फिट हो सकते थे और जो भारत की मूल भावना के अनुरूप थे, उन्हें लेने में भी संकोच नहीं किया। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन्हीं स्रोतों के बारे में कि वह कौन कौन से स्रोत हैं और वो किस देश से लिए गए। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं शाहबाज और आप देख रहे हैं हमारा चैनल विधिक जागरूक। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। ये सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये भारत के हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। तो चलिए चालू करते हैं अपना वीडियो और देखते हैं सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 अर्थात भारत शासन अधिनियम 1935 की। इससे जो पहली चीज ली गई थी वो थी फेडरल स्कीम ऑफ गवर्नमेंट अर्थात संघीय व्यवस्था। इसके बाद जो दूसरी चीज से ली गई थी वह थी ऑफिस ऑफ गवर्नर अर्थात राज्यपाल का पद। इसके बाद जो तीसरी चीज इससे ली गई थी वह थी जुडिशरी सिस्टम अर्थात न्यायपालिका का ढांचा। जैसे आपको पता होगा, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट आता है, नीचे हाई कोर्ट आता है, उसके नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट आते हैं। यह व्यवस्था हमने इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 से ली है। इसके बाद आता है इमरजेंसी प्रोविजन अर्थात आपातकाल उपबंध। आपातकाल उपबंध भी हमने गवर्नमेंट एक्ट से ही लिए हैं जो 1935 का था। इसके बाद जो पांचवी चीज आती है वो आता है पब्लिक सर्विस कमीशन, जो एग्जाम कंडक्ट कराता है। यह व्यवस्था भी हमने इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 से ही ली है। और आखिरी चीज जो हमने इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 से ली है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अर्थात शक्तियों का वितरण। आपको पता होगा भारत के संविधान में 7th शेड्यूल है। जो 7th शेड्यूल है उसमें 3 प्रकार की लिस्टें हैं। किस किस लिस्ट पे कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, यह व्यवस्था भी हमने इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 से ही ली है। इसके बाद बात आती है यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन को, जिसे हम अमेरिका के नाम से भी जानते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से ली थी वह थी फंडामेंटल राइट अर्थात मूल अधिकार। मूल अधिकार इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 में नहीं थे और 1950 से ही हमें सबसे पहले अपने फंडामेंटल राइट्स मिले थे। इसके बाद जो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से दूसरी चीज ली गई थी वो थी जुडिशियल रिव्यू अर्थात न्यायिक पुनर्विलोकन। इसके बाद बात करते हैं 2 महत्वपूर्ण पदों को उसके पद से पदमुक्त करने की प्रक्रिया, ये भी हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से ही ली है। सबसे पहले बात करते हैं रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट अर्थात राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया, जिसे हम महाभियोग अर्थात इंपीचमेंट की प्रक्रिया भी कहते हैं, जो आर्टिकल 61 में बताई गई है। ये भी हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। इसके साथ साथ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया भी हमने यूएसए के ही कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। इसके बाद आज बात आती है प्रियम्बल की, जिसको हम प्रस्तावना कहते हैं। प्रस्तावना भी हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से ही ली है। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण चीज जिसे हम इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के नाम से जानते हैं अर्थात न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रोविजन भी हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया है। और आखिरी चीज जो हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है वो है पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट अर्थात उपराष्ट्रपति का पद। ये भी हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया है। इसके बाद हम बात करते हैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की।
जिसे हम यूके के कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। ये वही देश है जिसने भारत के ऊपर कई साल तक शासन किया था। यहां से जो हमने सबसे पहली मुख्य चीज ली है वो है रिट्स। आर्टिकल 226 और आर्टिकल 32, यहाँ पे जो रिट्स के प्रोविजंस हैं ये हमने यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अर्थात संसदीय व्यवस्था। हमारे 2 सदन होंगे, लोकसभा, राज्यसभा, और ये पार्लियामेंट किस प्रकार से वर्क करेगी ये व्यवस्था भी हमने ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से ही ली है। इसके बाद बात करते हैं सिंगल सिटीजनशिप की। सिंगल सिटीजनशिप का प्रोविजन भी हमने यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे देश है विश्व के जहां पे ड्यूअल सिटीजनशिप चलती है, जिसका एग्जाम्पल यूएसए है। लेकिन हमने जो सिटीजनशिप के प्रोविजंस हैं वो यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस की, अर्थात संसदीय विशेष अधिकार। जो संसदीय विशेष अधिकार हैं जो आर्टिकल 105 में बताए गए हैं, ये भी हमने ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिए हैं। इसके बाद नंबर आता है रूल ऑफ लॉ का, अर्थात जो लॉ होगा वो सुप्रीम होगा, ना कि गवर्नमेंट। ये प्रोविजन भी हमने यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया है। इसके बाद हम बात करते हैं कैबिनेट सिस्टम की। भारत में कैबिनेट सिस्टम होगा जिसमें प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री होंगे। ये जो कैबिनेट सिस्टम है, मंत्रिमंडल, ये भी हमने ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण शक्तियों में से एक लेजिस्लेटिव प्रोसीजर और पावर, अर्थात कानून बनाने की शक्ति और प्रक्रिया, ये भी हमने यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से ही ली है। इसके बाद हम बात करते हैं आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन की। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से जो हमने सबसे पहली चीज ली है वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे हम डीपीएसपी के नाम से भी जानते हैं। ये गाइडलाइंस होती हैं स्टेट के लिए कि स्टेट किस प्रकार से कार्य करेगी, ये हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। इसके बाद आता है नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा। आपको पता होगा राज्यसभा में 12 मेंबर्स का नॉमिनेशन होता है। ये नॉमिनेशन की प्रक्रिया भी हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही ली है। राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ये भी हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया है। इसके बाद हम बात करते हैं जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे हम वेमर कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। यहां से जो हमने चीज ली है वह है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, अर्थात इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट का सस्पेंशन, ये हमने जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। अब हम बात करते हैं एक और देश के कॉन्स्टिट्यूशन की, जो है साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन। साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से जो हमने सबसे मुख्य चीज ली है वो है अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन, अर्थात संविधान संशोधन की शक्ति, ये हमने साउथ अफ्रीका से ली है। और भारत के संविधान में अब तक 104 बार संविधान संशोधन किया जा चुका है। इसके बाद हम बात करते हैं इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा में मेंबर के इलेक्शन कैसे होगा और इसका क्या प्रोसेस होगा, ये भी हमने साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। इसके बाद बात करते हैं हम सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे हम यूएसएसआर या रशिया के नाम से जानते हैं। यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया? पहली बात जो हमने यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन से ली थी वो थी फंडामेंटल ड्यूटीज। आपको पता होगा 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के माध्यम से हमारे संविधान में आर्टिकल 51 में 10 प्रकार के फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई थी, जिसमें बाद में एक संशोधन करके 11वीं ड्यूटी भी जोड़ी गई। ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज थी ये हमने यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। इसके बाद आइडियाज ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ये जो 4 शब्द हैं जो हमारी प्रियम्बल में आते हैं, ये 4 शब्द भी हमने यूएसएसआर अर्थात रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन की। कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से जो सबसे पहली चीज ली गई है वह है एडवाइजरी जुडिक्शन, जिसे हम परामर्शी अधिकारिता कहते हैं। इसके बाद नंबर आता है सेंट्रल अपॉइंट गवर्नर इन स्टेट, अर्थात केंद्र सरकार राज्यों में गवर्नर नियुक्त करेगी। इसकी प्रोसेस भी हमने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से ही ली है। इसके बाद हम बात करते हैं रेसिड्यूरी पावर ऑफ सेंटर। जो रेसिड्यूरी पावर ऑफ सेंटर है ये भी हमने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। और आखिरी चीज जो हमने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है वह है फेडरलिज्म विद स्ट्रॉन्ग
सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके बाद नंबर आता है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से जो हमने पहली चीज ली है वह है कंकरेंट लिस्ट, जिसे हम समवर्ती सूची के नाम से जानते हैं। ये 7 शेड्यूल में बताई गई है, ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। इसके बाद जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन है, अर्थात लोकसभा और राज्यसभा को कुछ स्थितियों में साथ में बिठाने का आहूत किया जा सकता है। यह भी हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से ली है और यह प्रोविजन आर्टिकल 108 में बताया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, जो आर्टिकल 301 से 307 तक बताए गए हैं। यह भी हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। इसके बाद नंबर आता है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन का। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने जो सबसे पहली चीज ली है वह है कॉन्सेप्ट ऑफ रिपब्लिक। जो कॉन्सेप्ट ऑफ रिपब्लिक है ये हमने फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। इसके साथ साथ द आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी एंड रिपब्लिक, जो ये 4 शब्द है प्रीएम्बल में, ये 4 शब्द हमने फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। इसके बाद आखिरी नंबर आता है जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन का। जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से हमने प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, अर्थात विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। यही सारे प्राइमरी सोर्स हैं जिनसे मिलकर हमारा संविधान बना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।